नमस्कार साथियों, मैं अरविंद हुड्डा। गुरुकुल पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो साथियों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान हिस्ट्री, और राजस्थान हिस्ट्री के अंदर हमने जो हमारी सबसे पहली यूनिट ली थी वो ली थी प्रमुख वंश। तो साथियों, हमने देखा था कि हमारे राजस्थान में कौन कौन सी रियासतें हुआ करती थी, कौन सी रियासत में कौन सा राजवंश चला करता था। तो साथियों, पहले हमारी एक क्लास हो चुकी है, तो 2-5 मिनट के अंदर पहली वाली क्लास को रिवाइज कर लेते हैं, फिर बात करेंगे आगे। तो साथियों, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था अजमेर से, चौहान राजवंश से, और सबसे पहले चौहानों की उत्पत्ति को लेकर अलग अलग विद्वानों के जो अलग अलग मत है वो देखे थे। तो जो हमारा सबसे पहला मत है चौहानों की उत्पत्ति को लेकर, वो देते हैं चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई की एक रचना है पृथ्वीराज रासो। वो उसके अंदर एक सिद्धांत देते हैं, अग्निकुंड सिद्धांत, और बताते हैं कि आबू पर्वत पर एक वशिष्ठ नाम का ऋषि रहा करता था, जो आबू पर्वत पर यज्ञ तपस्या वगैरह किया करता था। तो ये जो ऋषि है, ये सामाजिक तत्व के राक्षस प्रवृत्ति के लोगों से परेशान था, क्योंकि ये इसकी जो तपस्या यज्ञ वगैरह उसको भंग कर दिया करते थे। तो ये ऋषि जब परेशान हो जाता है तो अग्नि से 4 योद्धा उत्पन्न करता है, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चयमान। तो जो चंद्रवरदाई है उसके अनुसार जो चौहानों की उत्पत्ति है वो अग्नि से हुई है। उसके बाद जो हमारा दूसरा मत देते हैं वो देते हैं डॉक्टर स्मिथ, विलियम कुक, DR भंडारकर और कर्नल जेम्स टॉड। इनके अनुसार जो चौहानों की उत्पत्ति है वो विदेशी जाति से हुई है। इनका मानना है कि जो विदेशी जाति के लोग थे, जैसे हूण, कुषाण, सीथियन, ये आबू पर्वत की ओर घूमने जाया करते थे, और ये जो ऋषि है, वशिष्ठ ऋषि, ये उन असामाजिक तत्व के राक्षस प्रवृत्ति के लोगों से परेशान था। तो ये क्या करता है, उन्हीं जो जाति थी, विदेशी जाति, उन्हीं के जो योद्धा थे उनको अग्नि को साक्षी मानकर हथियार वगैरह दे देता है और अपनी रक्षा करने के लिए कहता है। तो अप्रत्यक्ष रूप से ये जो 4 हैं, ये चारों भी अग्निकुंड सिद्धांत का समर्थन करते हैं। उसके बाद जो हमारा तीसरा मत देते हैं वो देते हैं राजस्थान के सुप्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। और ओझा है वो चौहानों को सूर्यवंशी बताते हैं, और इनके समर्थन में भी कई इतिहासकार आते हैं। जैसे सबसे पहले आते हैं हमारे जयानक, जिनकी रचना पृथ्वीराज विजय। उसके बाद आते हैं नयनचंद्र सूरी, जिनकी रचना हमीर महाकाव्य। फिर आते हैं जोधराज, जिनकी रचना है हमीर रासो। उसके बाद आते हैं सारंगधर, जिनकी रचना है सुरजन चरित्र। फिर साथियों, हमें जो चौथा मत मिलता है वो हमें 2 अभिलेख मिलते हैं। एक तो हांसी अभिलेख हरियाणा से, और दूसरा आबू अभिलेख सिरोही से। इनमें जो चौहान है उनको चंद्रवंशी बताया गया है। फिर साथियों, हम बात करें 5वें मत की, तो जो हमारा 5वां मत है वो देते हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा। और डॉक्टर दशरथ शर्मा एक बुक लिखे हैं, द अर्ली चौहान डायनेस्टी। और शर्मा जी ने ये जो बुक है वो बिजोलिया शिलालेख के अध्ययन के आधार पर लिखी है, और बताया कि जो चौहान है वो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे। इनके भी समर्थन में आते हैं हमारे गोपीनाथ शर्मा, कविजान, नियामत खां। उसके बाद साथियों, हमने बात की थी बिजोलिया शिलालेख की। तो जो बिजोलिया शिलालेख है वो 1170 ईस्वी के अंदर पार्श्वनाथ मंदिर भीलवाड़ा से प्राप्त होता है। उसके लेखक हैं वो गुणभद्र हैं। और जो बिजोलिया शिलालेख है उसके अंदर चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। उसके बाद हमारे जो बिजोलिया शिलालेख है उसमें हमें कई प्राचीन नाम भी मिलते हैं, जैसे बिजोलिया का विजयावली मिलता है, नागौर का आई छत्तरपुर, और भीनमाल का श्रीमाल मिलता है। उसके बाद साथियों, हमने बात की थी चौहानों के मूल के अंदर के सांबर की, और सांबर से 2 शाखाएं निकलती है चौहानों की। पहली जाती है नाडोल, 960 ईस्वी के अंदर लक्ष्मण देव चौहान लेके जाता है, और दूसरी अजमेर 1113 ईस्वी के अंदर अजयराज चौहान लेके जाता है। फिर अजमेर से भी एक शाखा और निकलती है रणथंभौर, और उधर नाडोल से निकलती है 3 शाखाएं, जालोर, सिवाना, बूंदी, और बूंदी से भी एक और निकलती है कोटा, और जालोर से निकलती है सिवाना। उसके बाद साथियों, हमने जो हमारे 3 इंपॉर्टेंट नोट थे उनकी बात की थी। जो हमारा सबसे पहला नोट है वो था कि हमीर महाकाव्य और सुरजन चरित्र के अनुसार चौहानों का जो मूल केंद्र है वो पुष्कर माना गया है। तो साथियों, वैसे तो सांबरी माना जाता है, लेकिन जो हमीर महाकाव्य और सुरजन चरित्र है उनके अनुसार जो चौहानों का मूल केंद्र है वो पुष्कर माना गया है। दूसरा पॉइंट था हमारा कि सेवाड़ी अभिलेख के अनुसार चौहानों को इंद्र का वंशज माना गया है। तो साथियों, जो हमें सेवाड़ी अभिलेख मिलता है उससे हमें जानकारी मिलती है कि जो चौहान है वो पहले इंद्र के वंशज हुआ करते थे। फिर साथियों, हमें जो तीसरा नोट पॉइंट मिलता है वो मिलता है बेडोस शिलालेख, जिसके अंदर बताया गया है कि चौहान प्रारंभ में प्रतिहारों के सामंत थे। उसके बाद साथियों, हमने बात की थी चौहानों के पहले संस्थापक की या जो सबसे पहला शासक था उसकी, वासुदेव चौहान की। तो वासुदेव चौहान 551 ईस्वी के अंदर चौहान राजवंश की नींव रखता है। उसने अपनी प्रारंभिक राजधानी वही छतरपुर नागौर को बनाया था। सांबर में सांबर झील का निर्माण करवाया, शाकंभरी माता मंदिर का भी निर्माण करवाया था। और ये जो शाकंभरी माता है यही चौहानों की कुलदेवी है। इसे तीर्थों की नानी के नाम से भी जाना जाता है, देवयानी के नाम से भी जाना जाता है।
तो साथियों अब हम आगे चर्चा करेंगे जो वासुदेव चौहान के बाद अगले शासक आए थे। तो वासुदेव चौहान के बाद जो शासक आया था वो था गुहक फर्स्ट और गुहक सेकंड, और गुहक सेकंड के बाद जो आया था वो था चंदन राज। तो हम चर्चा करेंगे गुहक फर्स्ट। गुहक फर्स्ट, गुहक सेकंड और चंदन राज। तो साथियों जो गुहक फर्स्ट है उसने सिक्कर के अंदर हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। हर्षनाथ मंदिर का निर्माण। और ये जो हर्षनाथ है यही चौहानों के कुल देवता हैं। तो साथियों जो गुहक फर्स्ट है उसकी जो सबसे पहली बात वो ये है कि उसने सिक्कर के अंदर हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। जो कुल देवी में हम पढ़ते हैं जीण माता, ये उन्हीं जीण माता का भाई था हर्ष। और ये जो हर्ष है हर्षनाथ यही चौहानों का कुल देवता है। और जो इनकी इंपॉर्टेंट बात मिलती है वो ये है कि इनकी पूजा भैरव के रूप में की जाती है। इनकी पूजा भैरव के रूप में। और जो गुहक फर्स्ट है उसकी एक और बात मिलती है कि इसने प्रतिहार शासक नागभट्ट फर्स्ट की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। तो साथियों जो गुहक फर्स्ट है उसने पहला काम तो किया था, सिक्कर के अंदर हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया जो चौहानों के कुल देवता है। और जो हर्षनाथ है उनकी पूजा भैरव के रूप में की जाती है। दूसरी बात एक इसकी है कि ये प्रतिहार शासक नागभट्ट फर्स्ट की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। तो साथियों हमने बेड़ोद शिलालेख देखा था, उसके अंदर कहा गया था कि जो चौहान है वो प्रारंभ में प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे, गुलाम हुआ करते थे। सो साथियों ये बात भी सही है कि ये जो चौहान है पहले प्रतिहारों के गुलाम हुआ करते थे, सामंत हुआ करते थे। क्योंकि जब हम गुहक फर्स्ट को पढ़ते हैं तो हमें जानकारी मिलती है कि इसने प्रतिहार शासक नागभट्ट फर्स्ट की अधीनता को स्वीकार करने से मना कर दिया। तो सामंत हुआ करते थे तभी तो इसने मना कर दिया था। फिर बात करें गुहक सेकंड की, तो गुहक सेकंड की कोई खास बात तो मिलती नहीं, लेकिन इसने अपनी बहन अबलावती अबलावती, कहीं इसका नाम लीलावती भी मिलता है या लीलादे, लीलादे का विवाह है गुजरात के भोजराज के साथ किया।
तो साथियों जो गुहक सेकंड है उसकी कोई खास जानकारी तो मिलती नहीं है, लेकिन इसने अपनी बहन अबलावती, कहीं इसका नाम लीलावती या लीला देवी मिलता है, उसका जो विवाह है वो गुजरात के भोजराज के साथ किया, क्योंकि साथियों जो गुजरात वाले हैं और इनकी कमी बना करती थी, और इसने अपनी बहन अबलावती का विवाह गुजरात के भोजराज के साथ किया। और जो गुहक फेस्ट है उसने सीकर में हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, जो चौहानों के कुल देवता हैं, और जो हर्षनाथ है उनकी पूजा भैरव के रूप में की जाती है। और इसने प्रतिहार शासक नागभट्ट फर्स्ट की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था। तो साथियों यहां तक क्लियर करते हैं, फिर बढ़ते हैं हम आगे। और जो आगे हमारे गुहक सेकंड के बाद जो शासक आता है वो है चंदनराज। तो साथियों अब हम चर्चा करेंगे चंदनराज की। तो साथियों मैं बात करूं चंदनराज की, तो चंदनराज ने भी कोई विशेष कार्य नहीं किया था। अगर इसे चंदनराज को जाना जाता है तो इसकी रानी की वजह से जाना जाता है। अगर हम चंदनराज को आज यहाँ पढ़ रहे हैं तो सिर्फ इसकी रानी की वजह से ही पढ़ रहे हैं। इसकी एक रानी थी रुद्राणी रानी आत्म प्रभा। रुद्राणी रानी आत्म प्रभा। और ये जो आत्म प्रभा है ये क्या थी, यौगिक क्रियाओं में निपुण थी। यौगिक क्रियाओं में निपुण। और दूसरी बात है इसकी कि यह कालस्राव दोष से ग्रसित थी। तो साथियों जो रुद्राणी रानी आत्म प्रभा थी वो यौगिक क्रियाओं में निपुण थी। बाबा रामदेव की तरह पेट घुमाना बहुत अच्छे से जानती थी, योग वगैरह किया करती थी। और जो दूसरी बात है वो ये कालस्राव दोष से ग्रसित थी। जैसे हम आज भी पंडितों को हाथ वगैरह दिखाते हैं तो बता देते हैं कि तेरे राहु भारी है, केतु भारी है, मंगल की दशा है, ये है। तो वैसे ही ये जो रुद्राणी रानी है इसने भी हाथ वगैरह कुछ दिखाया होगा तो इसको कालस्राव दोष बताया। और जब इसने कालस्राव दोष से मुक्त होने का उपाय मांगा तो पंडित वगैरह जो थे उन्होंने बताया कि पुष्कर झील के किनारे 1000 दीपक जलाने से ये जो ये कालस्राव दोष है इससे मुक्त हो जाएगी। तो जो इसकी इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि ये पुष्कर झील के किनारे प्रतिदिन 1000 दीपक जलाया करती थी। तो साथियों जो इम्पोर्टेंट बात है वो यही बात इम्पोर्टेंट है। और ये पहले एग्जाम में भी पूछा हुआ है कि चौहानों की वह रानी जो पुष्कर झील के किनारे 1000 दीपक जलाया करती थी तो वो थी रुद्राणी रानी आत्म प्रभा, चंदनराज की पत्नी। तो साथियों देखो आपको पहले भी मैंने बताया था कि जो चंदनराज है उसको सिर्फ पढ़ा जाता है तो उसकी रानी की वजह से ही पढ़ा जाता है। उसने कोई खास या विशेष कार्य नहीं किया था, उसके बारे में हमें कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती। तो जो इसकी रानी है रुद्राणी रानी आत्म प्रभा वो यौगिक क्रिया में निपुण थी, कालस्राव दोष से ग्रसित थी और पुष्कर झील के किनारे प्रतिदिन 1000 दीपक जलाया करती थी। तो साथियों यहां तक क्लियर करते हैं, फिर बढ़ते हैं हम आगे। तो साथियों जो चंदनराज के बाद शासक आता है
वो है हमारे वाकपति राज। कौन आता है? वाकपति राज। और वाकपति राज ने एक उपाधि धारण की थी महाराजा की। तो चौहानों का प्रथम शासक जिसने महाराजा की उपाधि धारण की। तो साथियों, जो वाकपति राज है, चंदन राज के बाद जो अगला शासक आता है वो है वाकपति राज। और वाकपति राज ने एक उपाधि धारण की थी महाराजा की। तो चौहानों का प्रथम शासक जिसने महाराजा की उपाधि धारण की। और अगर चौहानों का प्रथम शासक पूछ लिया जाए तो वो होगा हमारे वासुदेव चौहान। और जो महाराजा की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था वो था वाकपति राज। तो साथियों, वाकपति राज के 3 पुत्र थे। तीन पुत्र विंध्यराज, लक्ष्मण देव और सिंहराज। तो साथियों, जो वाकपति राज है उसके 3 पुत्र थे, विंध्यराज, लक्ष्मण देव और सिंहराज। और साथियों, अगर जो हमारे विंध्यराज है उसकी कोई खास जानकारी नहीं मिलती हमें, लेकिन जो लक्ष्मण देव चौहान है उसका अगर आपको कुछ याद हो तो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि लक्ष्मण देव चौहान 960 ईस्वी में सांबर से एक शाखा लेकर नाडोल चला जाता है। तो नाडोल के जो चौहान थे उनका संस्थापक था लक्ष्मण देव चौहान। नाडोल के चौहानों का संस्थापक। और जो सिंहराज है, सिंहराज ने भी उपाधि धारण की थी। अब देखो साथियों, सिंहराज ने एक उपाधि धारण की। जब पिता ने महाराजा की उपाधि धारण की तो बेटा पिता से भी एक कदम और आगे निकलता है और यह उपाधि धारण करता है महाराजा धीराज की। किसकी? महाराजा धीराज की। महाराजा धीराज की। और इसकी एक और बात मिलती है, वो है कि इसने प्रतिहारों को सबसे पहले पराजित करने वाला चौहान शासक। तो साथियों, जो हमारे वाकपति राज है उसने उपाधि धारण की थी महाराजा की। तो चौहानों का प्रथम शासक जिसने महाराजा की उपाधि धारण की थी। फिर उसके बाद इसके 3 पुत्र थे, विंध्यराज, लक्ष्मण देव और सिंहराज। तो विंध्यराज की तो हमें कोई खास जानकारी नहीं मिलती, लेकिन जो लक्ष्मण देव है
वो नाडौल के चौहानों का संस्थापक था। 960 ईस्वी के अंदर एक सांबर से एक शाखा लेकर नाडौल चला जाता है। और बात की जाए सिंह राज की, तो सिंह राज ने उपाधि धारण की थी इसने भी। जब पिता ने महाराजा की तो बेटा पिता से भी एक कदम और आगे निकला, इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। और दूसरी बात थी वो ये है कि प्रतिहारों को सबसे पहले पराजित करने वाला चौहान शासक। जो प्रतिहार थे, जिनके चौहान वो प्रारंभ में सामंत हुआ करते थे, गुलाम हुआ करते थे, तो उन्हीं प्रतिहारों को सिंह राज ने सबसे पहले पराजित किया था। तो साथियों यहां तक क्लियर करते हैं, फिर बढ़ते हैं हम आगे। तो साथियों सिंह राज के बाद जो अगला शासक आता है वो है हमारे विग्रहराज सेकंड। अब साथियों आप सोच रहे होंगे कि सर आप तो सीधी विग्रहराज सेकंड की बात कर रहे हो, फर्स्ट तो पढ़ाया नहीं। तो साथियों ऐसे तो बहुत से शासक आए थे चौहानों के अंदर, लेकिन उन्होंने कोई काम किया है नहीं, आए खाए पिए और चले गए। तो कौन उनको पढ़ाएगा और कौन उनको पढ़ेगा। और अगर मैं मेरे हिसाब से मानूं और हम एग्जाम की दृष्टि से देखें तो पॉइंट टू पॉइंट बात करें तो सही बात है। तो साथियों बात करते हैं विग्रहराज सेकंड की। तो जो विग्रहराज सेकंड है वो सिंह राज का पुत्र था। सिंह राज का पुत्र, चौहानों का प्रथम प्रतापित शासक। प्रतिहारों से पूर्णतः स्वतंत्र होने वाला शासक। और साथियों इसने भी उपाधि धारण की थी गंगा और मतंगा की। इसकी जो उपाधि थी वो थी गंगा और मतंगा। और इसने बेड़ोच जो हमारे गुजरात में है, जो वर्तमान में गुजरात में है, वहां पर इसने आशापुरा माता मंदिर का निर्माण करवाया। और साथियों जो विग्रहराज सेकंड की जानकारी है वो हमें हर्ष प्रशस्ति से मिलती है। विग्रहराज सेकंड की जानकारी हर्ष प्रशस्ति से मिलती है।
जो आपको मैंने बताया था ये हर्ष सिक्कर के अंदर। तो साथियों बात करें विग्रहराज सेकंड की, तो विग्रहराज सेकंड सिया राज का पुत्र था और चौहानों का प्रथम प्रतापी शासक था। और अगर चौहानों का प्रथम शासक पूछ लिया जाए तो वासुदेव चौहान, और चौहानों का प्रथम प्रतापी शासक विग्रहराज सेकंड। प्रतिहारों से पूर्णतः स्वतंत्र होने वाला शासक। देखो साथियों ये तीसरी बार आ रहा है प्रतिहारों वाली बात। जो हमें बेड़ो शिलालेख है उसमें बताया गया था कि चौहान प्रारंभ में प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे। तो साथियों हम ये बात मानते हैं कि जो चौहान थे वो प्रारंभ में प्रतिहारों के सामंत थे, गुलाम थे, क्योंकि सबसे पहले गुहक फर्स्ट ने नागभट्ट फर्स्ट की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। फिर सिया राज ने प्रतिहारों को सबसे पहले पराजित किया। और फिर तीसरी बात है वो विग्रहराज सेकंड की है। इसने क्या किया, ये प्रतिहारों से पूर्णतः स्वतंत्र होने वाला शासक था कि अब हम है ना पूर्णतः मतलब हम स्वतंत्र हैं, हमारे ऊपर किसी का दबाव नहीं है, हम किसी के गुलाम नहीं है। ये बात करने वाला कौन था, विग्रहराज सेकंड। उसके बाद साथियों इसकी भी दो उपाधि थी, गंगा और मतंगा। और बेड़ोच जो हमारे वर्तमान में गुजरात के अंदर है, वहां पर इसने आशापुरा माता मंदिर का निर्माण करवाया। और साथियों जो विग्रहराज सेकंड की जानकारी है वो हमें हर्ष प्रशस्ति से मिलती है। और जो ये मैंने बताया था आपको हर्ष प्रशस्ति, ये सिक्कर के अंदर है, गुहक फर्स्ट ने जिसका निर्माण करवाया था हर्षनाथ मंदिर का। तो साथियों यहां तक क्लियर करते हैं, फिर बढ़ते हैं हम आगे। तो साथियों जो विग्रहराज सेकंड के बाद अगला शासक आता है वो है हमारे पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट। पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट। साथियों इसने भी उपाधि धारण की थी और जो इसकी उपाधि है वो थी परम भट्टारक महाराजा धीराज की। महाराजा धीराज की। और इसकी एक और बात है कि पुष्कर के ब्राह्मणों को लूटने आए 700 चालुक्यों को मौत के घाट उतार दिया। ये पुष्कर के ब्राह्मणों को लूटने आए 700 चालुक्यों। को मौत के घाट उतार दिया। तो साथियों जो हमारे विग्रहराज सेकंड के बाद अगला शासक आता है वह पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट। और पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट की भी एक उपाधि थी परम भट्टारक महाराजा धीराज की। और इसने जो पुष्कर के ब्राह्मण है उनको लूटने आए 700 चालुक्यों की हत्या कर दी थी, उनको मौत के घाट उतार दिया था। और इनकी जो एक तीसरी बात मिलती है वो है कि इनका एक पुत्र था अजयराज चौहान। अजयराज चौहान। और साथियों अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि ये अजयराज चौहान ही 1113 ईस्वी के अंदर सांबर से एक शाखा लेकर अजमेर चला जाता है और वहां अजमेरू शहर की स्थापना करता है। तो साथियों यहां तक क्लियर करते हैं, फिर बढ़ते हैं हम आगे। तो साथियों पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट के बाद हम चर्चा करेंगे अजयराज चौहान की। अब साथियों हम जो सांबर के चौहान है वहां से आ गए अजमेर के चौहानों की ओर। तो अब अजमेर के चौहान देखेंगे।
तो साथियों जो अजमेर के चौहान है उनमें सबसे पहले आते हैं हमारे अजयराज चौहान। अजयराज चौहान, जिनका कार्यकाल था वो था 1113 ईस्वी से 1133 ईस्वी तक। अब साथियों इनकी बात की जाए तो ये पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट के पुत्र थे। पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट के पुत्र। अजमेर के चौहानों का संस्थापक ग्यारह सौ तेरह ईस्वी में। अजमेर के चौहानों का प्रथम प्रतापित शासक और साथियों जो हमारे डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा है राजस्थान के इतिहासकार, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने, तो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा है वो अजयराज के काल को चौहान साम्राज्य का निर्माण काल कहते हैं। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने अजयराज के काल को चौहान साम्राज्य का निर्माण काल कहा है। उसके बाद साथियों अजयराज चौहान अपने नाम के सिक्के चलाते हैं। अपने नाम के सिक्के चलाए जिन पर श्री अजय देव और अजय प्रियद्रम लिखवाया। साथियों अजयराज चौहान की एक पत्नी थी सोमलवती। इसने भी दो काम किए थे। पहला काम तो इसने भी अपने नाम के सिक्के चलाए।
और दूसरा सोमलपुर कस्बा बसाया। जो वर्तमान में हमारे अजमेर के पास है। तो साथियों बात करें अजयराज चौहान की, तो अजयराज चौहान का जो काल है वो 1113 ईस्वी से 1133 ईस्वी तक का था। अजयराज चौहान पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट का पुत्र था, बता दिया था मैंने आपको। अजमेर के चौहानों का संस्थापक है। 1113 ईस्वी के अंदर सांबर से एक शाखा लेकर अजमेर आता है और अजमेर के चौहानों का प्रथम प्रतापी शासक था ये। अजमेर के चौहानों का प्रथम प्रतापी शासक है। अगर चौहानों का प्रथम प्रतापी शासक पूछ लिया जाए तो वो है विग्रहराज सेकंड, और अजमेर के चौहानों का प्रथम प्रतापी शासक है अजयराज चौहान। तो साथियों जो हमारे राजस्थान के इतिहासकार हैं डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने अजयराज के काल को चौहान साम्राज्य का निर्माण काल कहा है। साथियों ये इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे राजस्थान के इतिहासकार है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, उन्होंने जो चौहान साम्राज्य अजयराज के काल को चौहान साम्राज्य का निर्माण काल कहा है। उसके बाद साथियों अजयराज चौहान अपने नाम के सिक्के भी चलाते हैं। चौहानों के पहले शासक थे जिन्होंने अपने नाम के सिक्के चलाए थे, जिनके ऊपर श्री अजय देव एक तरफ और दूसरी तरफ अजय प्रियद्रम लिखवाया था। और इनकी पत्नी थी सोमलवती। तो सोमलवती ने भी दो काम किए थे। सोमलवती कहती है कि राजा जी हैं वो अपने नाम के सिक्के चला रहे हैं, वैसे भी उनके नाम का सिक्का तो पहले से ही चल रहा है क्योंकि राजा हैं, फिर भी अपने नाम के सिक्के चला रहे हैं तो खर्चा हो रहा था थोड़ा बहुत और खर्चा सही। तो ये सोमलवती क्या करती है, ये भी अपने नाम के सिक्के चलाती है और एक सोमलपुर कस्बा बसाती है जो वर्तमान में हमारे अजमेर के पास है। तो साथियों यहां तक बात क्लियर करते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। साथियों साथ ही जो हमारे अजयराज चौहान है उसने उज्जैन के शासक नरवर्मन को भी पराजित किया था। उज्जैन का शासक था नरवर्मन। साथियों जो अजयराज चौहान है उसने उज्जैन के शासक नरवर्मन को पराजित किया, लेकिन यह कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है कि उसने नरवर्मन को पराजित किया। जो इसकी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि नरवर्मन का एक सेनापति था सुलण। और जो अजयराज चौहान है वो क्या करता है, सुलण को घोड़े की पीठ पर बांधकर अजमेर ले आता है। तो साथियों जो अजयराज चौहान है वो उज्जैन के शासक नरवर्मन को पराजित करता है और नरवर्मन का एक सेनापति था सुलण। सुलण को क्या करता है कि इसको पराजित करने के बाद सुलण को घोड़े की पीठ पे डालता है और उसे बांधकर अजमेर ले आता है। तो साथियों जो इसकी ये जो इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि सुलण को घोड़े की पीठ पर बांधकर अजमेर ले आया था। तो साथियों यहां तक क्लियर करते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। तो साथियों हम आगे चर्चा करेंगे अजयराज चौहान की ही। तो अजयराज चौहान ने 1113 ईस्वी में जब ये एक शाखा लेकर सांबर से अजमेर आता है तो ये 1113 ईस्वी के अंदर ही अजय मेरू अपने नाम पर ही अजय मेरू शहर की स्थापना करता है। अजय मेरू
जिसे हम वर्तमान में अजमेर के नाम से जानते हैं। अजमेर उस शहर की स्थापना। तो साथियों, जब अजयराज चौहान 1113 ईस्वी के अंदर सांबर से एक शाखा लेकर अजमेर आता है, तो वहां पे कुछ था क्या नहीं था, झाड़ियां बंजर भूमि पड़ी थी। तो जब ये अजयराज चौहान पहाड़ियों से घिरे, चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरे हुए क्षेत्र को देखता है, तो सोचता है कि यहाँ पर मुझे अपना साम्राज्य बनाना चाहिए, यहाँ पे मुझे एक शहर की स्थापना करनी चाहिए, क्योंकि ये जो एरिया है, क्षेत्र है, ये दुश्मन सेना से निपटने के लिए भी मतलब अच्छी जगह है, क्योंकि वो चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई थी। इसलिए इसे लगता है कि यहाँ पर जो दुश्मन सेना उससे निपटने में भी सुविधाएं होंगी। तो ये क्या करता है, 1113 ईस्वी के अंदर अजयमेर उस शहर की स्थापना करता है, जिसे हम वर्तमान में अजमेर के नाम से भी जानते हैं। तो साथियों, इसने अजयमेर उस शहर की स्थापना तो कर दी। अब अजयराज चौहान को खुद के रहने के लिए भी कोई किला, दुर्ग, गढ़ वगैरह तो चाहिए ना। तो एक पहाड़ी थी, गठ बिटले की पहाड़ी। तो साथियों, एक क्या थी, पहाड़ी, ये बना दी हमने पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी थी, बीटली की पहाड़ी। तो साथियों, अजयराज चौहान वो बीटली की पहाड़ी पर एक दुर्ग का निर्माण करवाता है। हम भी कर देते हैं एक दुर्ग का निर्माण। साथियों, अजयराज चौहान जैसा दुर्ग तो हमसे बनेगा नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे समझ में आ जाए ऐसा दुर्ग बन जाए एक। तो साथियों, ये बना दिया दुर्ग, और यहां लिख देते हैं इसका नाम। इसका नाम था अजयमेरु दुर्ग। और अजयराज चौहान इस पर लगाता है एक माता का झंडा। ये लो, हमने भी लगा दिया एक माता का झंडा। और यहाँ बनाता है इसका एक गेट, द्वार। तो ये हमने भी बना दिया। तो साथियों, अजयराज चौहान है वो अपने रहने के लिए एक दुर्ग का निर्माण करता है, अजयमेरु दुर्ग का। बीटले की पहाड़ी थी, उस बीटले की पहाड़ी के ऊपर ये अजयमेरु दुर्ग का निर्माण करवाया अजयराज चौहान ने। तो इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण वो 1113 ईस्वी के अंदर करवाया गया। अजयमेरु दुर्ग का निर्माण करवाया गया 1113 ईस्वी के अंदर अजयराज चौहान द्वारा। और इसके पुनः निर्माण की बात करें तो इसका जो पुनः निर्माण है, इसका पुनः निर्माण हुआ था 1504 ईस्वी में। और यह पुनः निर्माण करवाया गया था पृथ्वीराज सिसोदिया द्वारा। जिसे उड़ना राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है, राणा सांगा का भाई था। उड़ना राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। राजकुमार। तो साथियों, आप सोच रहे होंगे आप कि सर ये जो पृथ्वीराज सिसोदिया ये तो मेवाड़ का था, तो ये यहाँ अजयमेरु दुर्ग में क्या कर रहा है। तो साथियों, जो ये पृथ्वीराज सिसोदिया इसकी पत्नी थी तारावती, और तारावती क्या करती है, इससे रूठ कर अजयमेरु दुर्ग के अंदर आ जाती है। तो साथियों, जो नारी है वो देवी का रूप होती है, नारी शक्ति होती है, तो पुरुष सैन शक्ति होती है। तो ये तारावती क्या करती है, यहाँ पर आने के बाद पृथ्वीराज सिसोदिया को मैसेज करती है कि यहाँ पर मेरे रहने के लिए सुविधाएं नहीं है, मुझे परेशानी हो रही है, यहाँ पर लेट बाथ अटैच नहीं है, किचन अटैच नहीं है। तो ये जो पृथ्वीराज सिसोदिया है ये क्या करता है, उस तारावती को वापस राजी करने के लिए, मनाने के लिए ही इस दुर्ग के अंदर एक अच्छे से बेडरूम का निर्माण करवाता है, लेट बाथ अटैच करवा के, किचन अटैच करवा के। इस दुर्ग को पुट्टी वुट्टी कलर वलर करवा के नया रूप दे देता है।
और अपनी रानी तारावती के नाम पर ही इसका नाम बदलकर भी तारागढ़ कर देता है। क्या करता है, नाम भी बदलकर तारागढ़ कर दिया इसने। साथियों ये जो तारागढ़ है, एक बूंदी के अंदर भी दुर्ग है तारागढ़, लेकिन वो तारे की आकृति के समान होने के कारण उसे तारागढ़ दुर्ग कहा जाता है। लेकिन ये जो तारागढ़ है, अजय मेरू को जिसका नाम बदलकर तारागढ़ कर दिया था, यह पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी तारावती के नाम पर इसका नाम बदलकर तारागढ़ दुर्ग कर दिया था। और हम इसके अजय मेरू दुर्ग के उपनाम की बात करें तो इसे कहा जाता है पूर्व का जिब्राल्टर। हम इसके उपनाम देखें तो इसका उपनाम है पूर्व का जिब्राल्टर। पूर्व का जिब्राल्टर सर्वाधिक आक्रमण वाला दुर्ग, सर्वाधिक स्थानिक आक्रमण वाला दुर्ग। और देखो साथियों, ये जो दुर्ग है इन्हें गढ़ भी कहा जाता था, और ये जो दुर्ग है ये बीठली की पहाड़ी पर था, तो इसे गठ बीठली दुर्ग भी कहा जाता है। तो साथियों बात करें इस अजय मेरू दुर्ग के उपनाम की तो इसे पूर्व का जिब्राल्टर, सर्वाधिक स्थानिक आक्रमण वाला दुर्ग और गठ बिटली दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों बात करें हम कि अजय मेरू दुर्ग में स्थित क्या क्या है, तो देखो बात करते हैं दुर्ग में स्थित। वैसे तो साथियों ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ये हमारे स्थापत्य कला के अंदर आता है, लेकिन जो हमारे मोस्टली क्या है कि जो हमारे दुर्ग किले वगैरह है, गढ़ वगैरह, वो राजा महाराजाओं ने बनवाए थे। तो अगर हम इनको राजा महाराजाओं के साथ ही देख लेंगे तो ये हमारे जो आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है स्थापत्य कला, वो हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। तो साथियों बात करें दुर्ग में स्थित क्या क्या है, तो सबसे पहले नंबर पर आता है मीरान शाह की दरगाह। क्या आता है, मीरान शाह की दरगाह। दो नंबर पर आता है नानजी का जालरा, नानजी का जालरा। रूठी रानी का महल, चौथे नंबर पर आता है शीश खान की गुफा। और पांचवें नंबर पर आता है घोड़े की मंजार। और चौथे नंबर पर आता है वह दारा सिकोट का जन्म। दारा सिकोट का जन्म। तो साथियों हम बात करें कि इस अजयमेरू दुर्ग में स्थित क्या क्या है, तो सबसे पहले आता है मीरान शाह की दरगाह, उसके बाद आता है हमारे नानजी का जालरा, रूडी रानी का महल, शीश खान की गुफा, घोड़े की मंजार और दारा सिकोट का जन्म। तो साथियों ये जो घोड़े की मंजार है ना, इसकी ऐसी भी मान्यता है कि यहाँ पर जो दाल वगैरह चढ़ाते हैं तो उनकी जो मनोकामना है वो पूरी हो जाती है। और मैं साथियों मानता हूँ कि
हमारी जो बेरोजगारी है उसके अंदर तो हमारी तो एक ही मनोकामना है कि नौकरी लग जाए। तो कभी आपका भी अजमेर की तरफ आना हो तो पाव आधा किलो दाल तो लेके आ ही जाना और यहाँ पे चढ़ा देना, क्योंकि मुझे पता है बेरोजगारी के अंदर तो हमारी एक ही इच्छा है कि हमारी नौकरी लग जाए। और आप बहुत जगह पहले भी ट्राई कर चुके हो, बोमिया जी, गोसाई जी, बैरू जी, जो भी है वहां पर आप स्वामणी से लेकर डाईमणी तक कर चुके हो। लेकिन साथियों अगर अजमेर आने का मौका मिले तो एक बार यहां भी जरूर ट्राई कर लेना। तो साथियों बात करें शीश खान की गुफा की, अगर शीश खान की गुफा की बात की जाए तो साथियों ये जो अजमेरू दुर्ग है इसकी तलहटी में एक मंदिर है। तलहटी में क्या है, एक मंदिर है। और ये जो मंदिर है चामुंडा माता का मंदिर है। चामुंडा माता का मंदिर। और जो ये साथियों शीश खान की गुफा है ये इस दुर्ग में से इस चामुंडा माता के मंदिर के अंदर खुलती आके। तो साथियों जो ऐसा भी कहा जाता है कि जो हमारे पृथ्वीराज चौहान थर्ड थे तो वो जब चामुंडा माता के दर्शन करने के लिए आया करते थे तो इसी शीश खान की गुफा से ही आया करते थे। तो ये जो शीश खान की गुफा है ये इस दुर्ग अजमेरू दुर्ग से चामुंडा माता के मंदिर के जो वहां पे खुलती है मंदिर में। और जो पृथ्वीराज थर्ड है, पृथ्वीराज चौहान थर्ड, वो चामुंडा माता के जब भी दर्शन करने के लिए आया करते थे तो इस शीश खान की गुफा से ही जाया करते थे। और ऐसा भी माना जाता है जो पहले के बूढ़े बडेरे आदमी है वो बताया करते थे कि जो ये शीश खान की गुफा है इसका एक गेट है वो तो यहाँ पे चामुंडा माता मंदिर के पास खुलता है, और जो दूसरा गेट है वो अजमेरू शहर के अंदर ही एक डीजी मार्केट था उसके अंदर खुला करता था। तो साथियों जो बूढ़े बड़े आदमी है वो पहले बताया करते थे कि खुला करता था, आपका तो पता नहीं खुलता है कि नहीं खुलता, लेकिन पहले तो था ही। तो साथियों दुर्ग में स्थित की बात है मीरान शाह की दरगाह, नानजी का जालरा, रूडी रानी का महल, शीश खान की गुफा, घोड़े की मंजार और दारा शिकोट का जन्म, दारा शिको है उसका जन्म भी यहाँ अजमेरू दुर्ग के अंदर ही हुआ था। तो साथियों ये जो मैं आपको लिखवा रहा हूं ना ये आप साथ साथ में नोट्स बनाया करो, एक दो दिन आप क्लास लो, अपने नोट्स बनाओ, उसके बाद जो आपका अन्य कोई मित्र हो कहीं और से पढ़ रहा हो या आपके पास जो कोई पुराने नोट्स हो उनके साथ कंपेयर करना। जो सारा निचोड़ है ना वो मैं आपको एक एक करके लिखवा रहा हूं, क्योंकि इतिहास घास के तिनकों से नहीं तीरों से होता है, इतिहास कांच के टुकड़ों से नहीं हीरों से होता है, इतिहास घास के तिनकों से नहीं तीरों से होता है, इतिहास कांच के टुकड़ों से नहीं हीरों से होता है। और जो जीवन रण संग्राम में डाल दे हथियार हिम्मत के, इतिहास उन कायरों का नहीं सूरवीरों का लिखा जाता है। तो आप भी सूरवीरों की तरह नोट्स बनाने स्टार्ट कर दीजिए। तो साथियों यहां तक क्लियर करते हैं और फिर बढ़ते हैं हम आगे। तो साथियों अब बात करते हैं अजमेर की, जिसे अजयराज चौहान ने बनाया था, अजमेर शहर की या फिर अजमेर की, जिसकी स्थापना अजयराज चौहान द्वारा की गई है। तो साथियों बात करें अजमेर की तो अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। राजस्थान का हृदय। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा। राजस्थान में अंडों की टोकरी।
राजस्थान का नाका। भारत का मक्का। राजपुताने की कुंजी। और अरावली का अरमान। तो साथियों बात की जाए अजमेर की, तो अजमेर को राजस्थान का हृदय, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा, राजस्थान में अंडों की टोकरी, जो हमारे मुर्गी पालन है वो सबसे ज्यादा अजमेर में ही होता है, राजस्थान का नाका, भारत का मक्का, राजपुताने की कुंजी और अरावली का अरमान भी कहा जाता है। तो साथियों यहां तक क्लियर करते हैं, फिर बढ़ते हैं हम आगे। तो साथियों 1133 ईस्वी के अंदर 1133 ईस्वी में अजय राज चौहान अपना संपूर्ण साम्राज्य अपने पुत्र अरणोराज को सौंपकर पुष्कर चले जाते हैं। और साथियों एक हमारा इंपॉर्टेंट नोट है वो भी लिख लीजिए साथ में। हरविलास शारदा के अनुसार अजयमेरु दुर्ग का निर्माण 7वीं शताब्दी में 7वीं शताब्दी में अजय पाल द्वारा करवाया गया। तो साथियों हम अजयराज चौहान की बात करें तो 1133 ईस्वी में अजयराज चौहान अपना संपूर्ण साम्राज्य अपने पुत्र अरणोराज को सौंपकर पुष्कर चले जाते हैं। साथियों जो अजयराज चौहान है उनकी 1133 उनका जो काल था, शासन काल था, वो 1113 ईस्वी से 1133 ईस्वी तक था। तो 1133 ईस्वी में अजयराज चौहान की मृत्यु नहीं हुई थी, बल्कि वो खुद ही अपना संपूर्ण साम्राज्य अपने पुत्र अरणोराज को सौंपकर पुष्कर चले गए थे। और साथियों एक इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट भी है हमारा कि जो हरविलास शारदा है उनके अनुसार जो अजयमेरु दुर्ग है उसका निर्माण 7वीं शताब्दी में अजयपाल द्वारा करवाया गया था। वैसे तो जो अजयमेरु दुर्ग है उसका निर्माण
अजय राज चौहान ने करवाया था, लेकिन हरविलास शारदा के अनुसार 7वीं शताब्दी में अजय पाल द्वारा करवाया गया था। तो साथियों ये जो आप साथ साथ में नोट्स बनाते हो ना, इनको क्लास होने के बाद एक बार फिर से देख लिया करो, क्योंकि साथियों ताकि आपको आगे डाउट्स ना रहे, कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि साथियों अगर आपने जो सपना देखा है अपना, जो आपका एम है, उसको पूरा करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, और ये जिंदगी है। और साथियों जिंदगी में बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलता, कि ना कोई संघर्ष ना कोई परेशानी तो क्या खाक मजा है जीने में, ना कोई संघर्ष ना कोई परेशानी तो क्या खाक मजा है जीने में। और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो साथियों वही आग हमें भी अपने सीने में लगानी है। तो साथियों अब आगे की चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।